Assalamu alaikum. Today we have to start new chapter, that is chapter number 7. It's all about the budgeting, the estimating cost, risk and seeing the benefit in different projects. अच्छा जी, प्रोजेक्ट्स को देखने के बाद, एक्सेप्ट करने के बाद, प्लान करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो हमारा हमेशा यही रहता है कि जी पैसा कितना लगेगा, हमारा बजट क्या होगा। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनी हमेशा यही प्रायोरिटी रखती है कि जैसे कितने बजट में आप ये प्रोजेक्ट चाहते हैं। ठीक है, तो बजट का आप आइडिया है सबको प्रायोरिटी में जी बजटिंग क्या होती है। बजट क्या इज जस्ट अ प्लान। ठीक है, हम उसको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, बजट को डिफाइन डेफिनेशन क्या है इन इस तरीके से, क्योंकि आप लोगों को आइडिया है बजट क्या है और किस तरह से होता है। मैं जस्ट एक सिंपल वे में आपको बता दीजिए, बजट एक प्लान होता है। आप एलोकेटिंग रिसोर्सेज कर रहे होते हैं अपने डिफरेंट उसके अंदर के जी इतने बजट में हमने इतने रिसोर्सेज हमें मिल सकते हैं, इतने हमें आउटसोर्स करने पड़ेंगे और ये हमारा एक एस्टिमेटेड प्लान है। ठीक है, फिर इसी तरीके से बजट आपको यूँ कह सकते हैं सिंपली जस्ट नॉट अ प्लान। ठीक है, इट इज़ जस्ट लाइक द एक्सप्रेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स, सारी आपके मॉनिटरिंग कंट्रोल मैकेनिज्म, सारा बजट इसके अंदर आपके अंदर लाई करता है। ठीक है, आपको पता है कि बजट क्या होता है। बजट इज़ जस्ट लाइक आपने एक एस्टिमेटेड अमाउंट रख ली है और उसके बिहाफ में आपने एक्चुअल क्या होगी वो आपने डिसाइड, वो आप देखते हैं कि आपका फीडबैक के किस तरीके से हमारी जो है एक्चुअल अमाउंट वो हमारे एक्सपेक्टेड से डिफ़र कर रही है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। दे आर टॉकिंग अबाउट द एस्टिमेटिंग प्रोजेक्ट बजट्स। अच्छा जी, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के हम किस तरीके से उनको एस्टिमेट कर सकते हैं, किस तरह उनको कोडिफाई कर सकते हैं। प्रोजेक्ट की नेचर के लिहाज से बजट्स डिसाइड होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कंस्ट्रक्शन, अगर मैं बात करती हूँ फॉर एग्जांपल एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है या कंस्ट्रक्शन फैक्ट्री है, तो उसका अगर बजट है वो कोडिफाइड होगा। कोडिफाइड का मतलब ये है कि आपने उस चीज़ जो है कंस्ट्रक्शन का उसको उसकी नेचर को देखते हुए, उसके टेन्योर को देखते हुए, उसकी लेंथ को देखते हुए आप बजट को सेट आउट करते हैं। ऐसा नहीं है कि जिससे आप कंस्ट्रक्शन में एक ही बजट 100 का 100 लगता है। ठीक है, कुछ प्रोजेक्ट्स का बजट ज़्यादा होता है, कुछ प्रोजेक्ट्स का बजट कम होता है, कुछ बजट्स में टाइम फ्रेम मेंशन होता है, कुछ बजट्स में टाइम फ्रेम मेंशन नहीं होता है। ठीक है, अच्छा जी, वो कहते हैं कि अनसर्टेनिटी ऑलवेज लाइज इन द बजट्स। ठीक है, ऐसा कोई प्रोजेक्ट बना नहीं है कि जिसमें अनसर्टेनिटी ना हो। अच्छा जी, फिर वो कहते हैं जी देयर इज़ लेवल ऑफ हाई लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी एज जितना आप अपने प्रोजेक्ट का बजट बढ़ाते जाएंगे उतना ही ज़्यादा आपकी जो है वो क्या कहते हैं अनसर्टेनिटी लेवल इंक्रीज़ होता जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेती हूँ, रीड आउट करती हूँ, उसको ज़रा सुनिएगा। अच्छा जी, वो कहते हैं जी कॉस्ट सिस्टमैटिक मैथड्स आर ऑलवेज कोडिफाइड। ठीक है, वो कहते हैं इन मैनी फील्ड्स कॉस्ट एस्टिमेटिंग मेथड्स आर ऑलवेज वेल कोडिफाइड। फॉर एग्जाम्पल इन सच फील्ड्स सच एज कंस्ट्रक्शन, cost can often be estimated by scaling the various cost elements appropriately. For example, building 1 mile of a 4-lane road can be estimated from the individual cost elements of previously constructed 2-lane roads. ठीक है, वो कहते हैं कि कंस्ट्रक्शन जो है एक बिल्डिंग उन्होंने कहा है, कंस्ट्रक्शन की बिल्डिंग कह रही हूँ, उन्होंने बात की है कि कॉस्ट जो है वो स्केलिंग के साथ दो तरफ चल सकती है। ठीक है, कहते हैं एसफल्ट कॉस्ट कैन बी डबल वाइल द कॉस्ट ऑफ द रोड शोल्डर में बी द सेम। रोड की रोड्स की वो है जो वेट है उसकी कॉस्ट सेम रखी है, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द रोड के फर्स्ट रोड कितनी लेंथ की है, सेकेंड रोड कितने लेंथ की है। हम एक ही 4 रोड्स में, अगर 2 रोड्स में एक ही बजट को एलोकेट नहीं कर सकते। मुमकिन है कि पहले रोड्स में 100 का बजट हो, दूसरे रोड में $120 का बजट हो, तीसरे में 140 का बजट हो, और मुमकिन है कि फोर्थ रोड पे आपका जो है वो बिलो $100 बजट हो। ठीक है, तो चारों का एक साथ बजट को एलोकेट करना इट्स जस्ट नॉट अ रूल ऑफ थंब कि आपने हर किसी में उतना पैसा लगाना है। इट्स नॉट इंक्लूडेड इन द बजट। ठीक है, और इस मैं एक और एग्जाम्पल के साथ वो कहती हूँ कि बजट होता क्या है। बजट में ये नहीं मिल होता कि अगर आपके पास 100 रुपीज़ हैं तो आपने 100 रुपीज़ ही
और 100 रुपीज़ हैं और आपने अगर उसको 5 दिन में यूटिलाइज़ करना है, इट डज़ंट मीन कि आपने जो है हर रोज़ 20 रुपये कर कर आपने 100 रुपीज़ 5 दिन में ख़त्म करने हैं। इट इज़ नॉट अ बजट। ठीक है। मज़ीद मैं आपसे ये कहूँगी, सपोज़ आपने कहीं 5000 जो है वो आपके पास है एंड यू हैव टू इन्वेस्ट दीज इट्स 5000 इन 3 वीक्स। ज़रूरी नहीं है कि आपने जो 5000 है वो आपने 1000 एक वीक में खर्च कर लिया, एक हज़ार करके आपने डिवाइड कर लिया कि 5000 को मैं 1500 में हर वीक में खर्च कर सकता हूँ। नो, आपने सबसे पहले अपने नेचर ऑफ बजट को देखते हुए, नेचर ऑफ प्रोजेक्ट को देखना है कि अच्छा फर्स्ट वीक में मेरा जो इन्वेंट्री है वो ज़्यादा आएगी, तो मुमकिन है कि मैं 3000 फर्स्ट वीक में यूटिलाइज़ कर लूँ। ठीक है। इन द सेकेंड वीक मुझे लगता है कि इन्वेंट्री मेरे पास सब कुछ है, अब मेरे पास मुझे सिर्फ 1500 का सामान चाहिए, तो आई विल ऐड 1500 इन द सेकेंड वीक। इन द थर्ड वीक अब मेरे पास बचा 5000 में से 3000 मैंने फर्स्ट वीक खर्च कर दिया, 1500 मैंने सेकेंड वीक खर्च किया, अब मेरे पास कितना बचा 500। अब जो रिमेनिंग 500 है वो मैंने सोचा कि मैं लास्ट वीक में उसको यूटिलाइज़ करूँगा, ताकि मेरी चीज़ें जो अपने प्रोडक्ट बनाने में मैंने चीज़ें लगानी थी वो मेरी अब कंप्लीट हो गई हैं। सो दिस इज़ अ बजट। कि आपने 5000 का मतलब ये नहीं कि हर वीक में आपने हज़ार करके उसे यूटिलाइज़ करना है। जहाँ पे आपको नेसेसरी ज़रूरत है आपने वो बजट एलोकेट कर दिया 5000, लेकिन आपने उसको डिफरेंट सेग्रीगेशन कैसे करनी है ये आपकी इसमें सिखाया जाता है क्या प्रोजेक्ट में, कि 3000 अगर मुझे लगता है कि इट कुड बी अ वर्दी इन द फर्स्ट वीक, आई विल इन्वेस्ट इन द फर्स्ट वीक। ठीक है। इट वुड बी अ वर्दी 1500 टू यूटिलाइज, आई विल यूटिलाइज 1500 इन द सेकेंड वीक एंड द थर्ड वीक जो रिमेनिंग अमाउंट है मैं इसे यूटिलाइज करूँ, चाहे वो फिनिशिंग ऑफ प्रोडक्ट में है, चाहे वो मेरे डिलीवरिंग इन द प्रोजेक्ट में है। सो आई विल एडुकेट दिस थिंग एज अ बजट। दिस इज़ द बजट। ठीक है। और PM इज मस्ट, और जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है एंड ही और शी मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस रिसोर्सेज, दिस बजट रिक्वायरमेंट, टैक्टिक्स एंड डिफरेंट एक्सपेंसेस क्या चाहिए फॉर्म, एक फॉर्म में कौन से एक्सपेंस होंगे, किस तरह ये एक्सपेंसेस मज़ीद बढ़ सकते हैं और किस तरह मैं उसे कंट्रोल कर सकता हूँ। ठीक है। तो दीज और एग्जाम्पल्स लाइज टूवर्ड्स विद द बजटिंग, एंड आपने बजटिंग बनाना किस तरह, उसको यूज़ किस तरह करना है। इट्स जस्ट लाइक अगर आप एक चीज़ कमा रहे हैं, ठीक है, आप एक आपकी सैलरी 50,000 है, इट डजेंट मीन कि आप हर रोज़ जो है वो एक स्पेसिफिक अमाउंट यूटिलाइज़ करें। जब आपको ज़रूरत है तब आप उस बजट के अकॉर्डिंग सेविंग को निकाल कर आप चीज़ें को एलोकेट कर दें। ठीक है। अच्छा, ये हो गया बजट का। अब वो डिस्कस करते हैं कि बजटिंग किस टाइप की होती है, बजटिंग कौन करता है। तो उन्होंने 3 टाइप्स हमें डिस्कस करनी है जस्ट इस चैप्टर में। ठीक है। नंबर 1 इज़ टॉप डाउन बजटिंग। टॉप डाउन बजटिंग इज जस्ट अ सेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। ऊपर से ऑर्डर आते हैं, जी इस बजट में आपका ये बजट है, आपने इस बजट में सारा काम करना है। ठीक हो गया। बजट्स बनाने की टेक्निक्स होती हैं, तो ऊपर से आपको एक बजट अमाउंट मिल जाती होती है। इट जस्ट लाइक कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में ऑटोक्रेसी होगी वहाँ पर जो है वो टॉप डाउन बजटिंग होगी। नाउ व्हाट इज़ ऑटोक्रेसी? ऑटोक्रेसी इज इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो खुद मुख्तार ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जो सारे डिसीजंस हमेशा सीनियर मैनेजमेंट लेते हैं, CEO लेते हैं। तो वो डिसाइड करते हैं कि हमारे इस प्रोजेक्ट जो ऑर्गेनाइजेशन में 180,000 बिलियन का जो मिलियन का प्रोजेक्ट बजट है ना, वो जो नीचे डाउनवर्ड्स जो जितने भी असिस्टेंट्स हैं या फिर डिपार्टमेंट्स हैं उनको इन्हीं बजट में रहकर अपने चीज़ों को मैनेज करना है। ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स ऊपर से ऑर्डर आ जाते हैं कि ये बजट है ना, यू हैव टू एलोकेट दिस अमाउंट इन योर रिसोर्सेज एंड बजट। अमाउंट जो है ना वो एक्चुअल बजट से हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, ताकि आपका एक्चुअल उसमें कवर हो जाए। इट्स जस्ट लाइक यू कैन से अब टॉप डाउन बजटिंग इज अनसर्टेनिटी होती है, इसमें भी होगी बॉटम डाउन में बजटिंग में। ठीक है। देर आर डिफरेंट एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ द बॉटम अप बजटिंग। कि आप बहुत से ऑर्गेनाइजेशन, अगर मैं बात करूँ कि बॉटम अप बजटिंग क्या में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती हैं, तो आई विल गिव यू एग्जाम्पल ऑफ फ्रॉम द बैंक्स। ठीक है। बैंक्स में जो डिफरेंट मोस्टली बैंक्स में सेंट्रलाइज सिस्टम है, तो वहाँ पर जो बजट जो होता है ना वो ऊपर से बनकर आता है। चाहे आप बहुत ज़्यादा HR डिपार्टमेंट में काम कर लें, किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर लें, तो आपको एक डिफरेंट स्पेसिफिक बजट दिया जाता है कि आपने इसी बजट में चीज़ें कंप्लीट करनी है। अच्छा जी, विद रिस्पेक्ट टू द प्रोजेक्ट्स की बात करूँ तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में बॉटम अप बजटिंग भी होती है। प्रोजेक्ट मैनेजर जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है वो कह देता है कि हमने ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट तो कर लिया है ना, हमारे पास बजट अब ये है। ठीक है।
नो हाउ के पेरेंट कंपनी के साथ उनका क्या मुतालबात हुए हैं, कौन सी बात हुई है। अब आपने आगे चल के ये डिसाइड करना है, हमने अपने कंपनी को ये बताना है कि इस बजट में आपने सारा जो चीज़ें हम कंप्लीट करनी है, मेकिंग से लेकर ट्रैवलिंग, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, फैक्ट्री एफओएच कॉस्ट, फिनिश प्रोडक्ट कॉस्ट, ये सारी आप लोगों ने इसी बजट के अंदर कंप्लीट करनी है। So that is about the bottom up budgeting. Sorry, top down budgeting. Now we will discuss about the bottom up budgeting. Bottom up budgeting is totally different from the top up budgeting. दैट इज़ डिपार्टमेंट सेट देयर ओन बजट, ठीक है। इसमें क्या होता है, बॉटम अप बजटिंग में डिपार्टमेंट सेट देयर ओन बजट, ठीक है। वहाँ पे हम ऑटोक्रेसी की बात की थी, यहाँ पे हम ऑर्गेनाइजेशन में डेमोक्रेसी की बात करते हैं। जब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिन्हें अपने एम्प्लॉयज़ पर और बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होता है, उन्हें पता है कि मेरे एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी हैं। एंड सेकेंडली ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पर लोअर एम्प्लॉयज़ के हाथ में बजट दिया जाता है, बिकॉज दे आर रिलेटिंग टूवर्ड्स द प्रोडक्शन लेवल। जहाँ पे फैक्ट्री आउटलेट्स की बात की जाए, फैक्ट्री एरियाज़ की बात की जाए, जहाँ पे मोस्टली जो 70 to 75% काम आपकी प्रोडक्शन का होता है, तो वहाँ पे भी बजट जो है ना, हम एम्प्लॉयज़ को कहते हैं कि आप लोग बजट सेट करें, बिकॉज यू आर मोर closer towards the materials, towards the things, towards the inventory, towards the employee, towards the administrative things, ठीक है। तो वहाँ पे जो मैनेजर्स होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर को कहते हैं कि यू विल डिसाइड द बजट एंड टेल अस कि अच्छा जी हाँ, इस काम के लिए हमारा इतना बजट लगेगा। देन दे विल डिसाइड, द मैनेजमेंट, सीनियर मैनेजमेंट डिसाइड कि अच्छा जी ये बजट इतना मांग रहे हैं, अब हमें इसको क्या करना है। इन शॉर्ट, बॉटम अप बजटिंग जस्ट लाइक द पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। आप जो एम्प्लॉयज़ को ट्रस्ट के साथ साथ उनको एक स्पेस देते हैं कि हाँ जी आप लोग भी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपके बहुत से ग्रोसरी जो आपकी कंपनीज़ हैं वो आती हैं बॉटम अप बजटिंग में, कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को ये तो अथॉरिटी देते हैं, एक डिटेल टास्क बना के दे देते हैं कि अच्छा जी ये चीज़ें हमें चाहिए, अब आप बता दें बजट क्या होगा। देन दे विल प्रोवाइड नो हाउ के ऊपर नीचे बजट हो जाता है फिर भी, लेकिन उतना वो बजट अलाउ कर देते हैं जितना आपके एम्प्लॉयज़ डिमांड करते हैं। इन द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनी, वहाँ पे क्या था, डिपार्टमेंट सेट देयर ओन बजट। एचआर डिपार्टमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, तो वो क्या कहते हैं, सीनियर मैनेजमेंट अलाउ कर देता है उन्हें जितना वो इसे रिक्वायर कर रहे होते हैं, ठीक है। एंड लास्टली द वर्क एलिमेंट कॉस्टिंग। वर्क एलिमेंट कॉस्टिंग इज अ कम्बिनेशन ऑफ द बोथ ट्रेंड्स। इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड बट अ लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस, ठीक है। ये वर्क एलिमेंट कॉस्टिंग में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले वी विल एस्टिमेट द आवर्स ऑफ एनी एम्प्लॉई, ठीक है। यू कैन सी हियर, मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू लिखाया कि सपोज अ वर्क एलिमेंट इज एस्टिमेटेड, ठीक है। आपको उसके नेम से आइडिया हो रहा है, इट इज़ अ मेथड कि आप वर्क एलिमेंट जितना आप काम करेंगे उतना जो बजट लगेगा उसको हम एस्टिमेट करेंगे कि इस अमाउंट में इतना काम हो रहा है, ठीक है। वो कहते हैं कि सपोज अ वर्क एलिमेंट इज एस्टिमेटेड टू रिक्वायर 25 आवर्स। सपोज कर लिया कि एक एम्प्लॉई जो 25 घंटे काम करता है, टेक्नीशियन है वो, ठीक है। द स्पेसिफिक टेक्नीशियन असाइन टू दिस जॉब इज पेड, उसको कहा गया कि 17.50 पर आवर आपको पे किया जाएगा। ओवरहेड चार्जेस टू द प्रोजेक्ट आर 84% ऑफ द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। जिस तरह आपने एफओएच कॉस्ट अकाउंट में पढ़ा था, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड एफओएच इज ऑलवेज द सम परसेंट ऑफ दैट लेबर चार्जेस। तो उन्होंने वो बता दिया, तो उन्होंने तीन को मल्टीप्लाई कर दिया, 25 आवर्स मल्टीप्लाई बाय $17.50 मल्टीप्लाई बाय 1.84। जो 1.84 है ये आपका 84% ऑफ द लेबर चार्जेज है, दैट इज़ 17.50। आप 84% को आप 17.50 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 1.84 अमाउंट आती है। अच्छा, जब वो कहते थे $805 जो है हमारे पास है एस्टिमेटेड कॉस्ट, अगर एक टेक्नीशियन 25 आवर्स काम करता है, हमें इसको पे करने के लिए इतना बजट चाहिए, ठीक है। उन्होंने वर्क एस्टिमेट बना लिया, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द न्यूमेरिकल फिगर्स, ठीक हो गया। फिर वो कहते हैं कि जी आप एक लेबर है, वो 25 आवर्स काम नहीं कर सकता, उसको बीच में असेंबली लाइन में उसको ब्रेक्स चाहिए, जिसको हम पर्सनल टाइम भी कहते हैं उसका, ठीक है। उसमें वो चाहे वो सिगरेट पिए, चाहे वो पानी पिए, चाहे वो उसमें कोई भी अब अपना कोई पर्सनल काम करे, क्या वो उन्होंने कहा कि अगर वो उसे इंक्लूड ना करें, इफ़ द पर्सनल टाइम वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द 24 आवर्स टाइम, तब उसकी कॉस्ट कैलकुलेशन क्या होगी। एंड दैट इज़ अबाउट, उन्होंने कहा कि मैं उसे अलाउंस दूंगा 12% ऑफ द टोटल वर्क टाइम,
तो उन्होंने दे दिया 1.25 को हम उसमें ऐड कर देंगे, जो हमारी एस्टिमेटेड कॉस्ट उसमें से उसको ऐड कर देंगे एंड उसके बाद हमारी अमाउंट आएगी दैट इज़ 901। अब वो कहते हैं कि अब हमारे पास इतना बजट हमें एलोकेट होना चाहिए उस टेक्नीशियंस को पे करने के लिए, ठीक है। और इस जो द मेन थिंग इन द वर्क एलिमेंट कॉस्टिंग इज़ दैट इसमें हम डायरेक्ट कॉस्ट दैट इज़ लेबर रिसोर्सेज एंड जो जो कहते हैं उसको स्पेसिफिक मशीनरी यूज़ हो रही होती है उसको ले जाने और आने में, तो वो सारी चीज़ें आपकी इस चीज़ में इंक्लूडेड होती हैं वर्क एलिमेंट कॉस्टिंग में। यानी कि अगर मैं टेक्नीशियंस की बात की तो उसके अंदर सारी जो काम करना है उसने उसमें उसके डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इंक्लूड है, ठीक है, कंपनी की डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इंक्लूडेड है। तो इस तरीके से ये लोग बजट बनाते हैं और कंपनीज इस चीज़ को भी फॉलो कर रही होती हैं कि हमने किस मेथड को फॉलो करके अपने बजट को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना होता है, ठीक है। हमारी कंपनी के प्रोजेक्ट के नेचर के लिहाज से हमारा कौन सा मेथड ज़्यादा सूटेबल करेगा, फर्स्ट वन, सेकंड वन और थर्ड वन। जो मोस्टली कंपनीज़ हैं वो हमें जो है वो हमेशा इन फर्स्ट टू मेथड से यूज़ कर रही होती है। तो थर्ड मेथड है वर्क एलिमेंट कॉस्टिंग का, ये मोस्टली जो लोअर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स होते हैं जहाँ पे आपने एक ही दिन में जहाँ पे आपका काम ज़्यादा है और आपके पास लेबर कम है, तब आप क्या कहते हैं उनको कहते हैं कि आपको पर डे के लिहाज से आपको हम पे करेंगे, तब आपके वर्क एलिमेंट कॉस्टिंग ज़्यादा बेनिफिट रहती है एज़ कम्पेयर टू कि आपने एक पूरा प्रोजेक्ट जो है शेड्यूल कर लिया। अगर आपने प्रोजेक्ट शेड्यूल कर लिया है, आपको पता है ये काम होना ही टाइम पर है, देन यू विल चूज़ बिटवीन दीज टू मेथड्स, ठीक हो गया। ये चैप्टर आपने यहाँ तक ही करना है, उसके बाद जो न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं देखकर आपको फर्दर डिस्कस करती हूँ, ठीक है। Thank you.